नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय B2 यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और ये जो कोर्स लॉन्च किया है मैंने किया है BSTC फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर क्लास शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन डिस्कस कर लेते हैं। और इस क्लास को देखने से पहले या देखने के बाद आप हमारी इस प्लेलिस्ट को पूरी ज़रूर देखें। ऊपर आई बटन में आपको URL मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट, अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो आप एपिसोड नंबर 3 देखें। इसमें मैंने कंप्लीटली बता रखा है कि किस प्रकार आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पार्ट A हमने कंप्लीट कर लिया और अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट B, यानी कि आपकी किताब 2 भागों में बटी हुई है। एक भाग पूरा पढ़ लिया और दूसरा भाग अपन शुरू कर रहे हैं। यस, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे और आपकी जो भी क्वेरी है उसको आप कमेंट में लिखना ना भूलें और हमेशा प्यार दिखाइए आपके अपने माय B2 की तरफ। यस, आज हम पार्ट B का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। तो यानी कि भारत में अंग्रेजी की क्या स्थिति है और किस प्रकार हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप अच्छे अच्छे आंसर्स इसके देवें। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश की स्थिति क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा, पोजिशन ऑफ इंग्लिश, है ना। तो इंग्लिश की यदि हम बात करें तो दोस्तों नॉर्मली आज के समय लोग इंग्लिश सीखने में बहुत सारे इरिटेट होते हैं, उनको इंग्लिश पसंद नहीं आती। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि कैसे भी करके आप इसको सीखें, क्योंकि आज आप इंग्लिश सीखेंगे तो आप भविष्य में कुछ कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। आप खुद भी देखते होंगे आजकल के जितने भी गैजेट्स आते हैं, स्मार्टफोन आते हैं, कंप्यूटर आते हैं, लैपटॉप आते हैं या जो भी एसेसरीज डिजिटल आप देखते हैं वो सारे इंग्लिश में होती है। यहाँ तक कि आप जितनी भी प्रकार की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो भी इंग्लिश में होती है। व्हाट्सअप बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में आता है, फेसबुक बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में आती है, यूट्यूब बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में आता है। और आप अपने जीवन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। और नॉर्मली यदि आप अभी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की क्लास देख रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप भविष्य में बनेंगे टीचर। और टीचर यदि आप बनते हैं तो बच्चे आपसे कुछ मीनिंग पूछेंगे कि सर ये मीनिंग बताओ, इसकी स्पेलिंग बताओ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन बोलाना सिखाओ, या फिर बहुत सारी क्वेरी आपकी इंग्लिश में होने वाली है। बच्चों के साथ घमासान युद्ध जो होने वाला है, तो उससे अगर आपको बचना है तो अभी से आप अपनी इंग्लिश मजबूत कर लें। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही यही बनता है इस पूरे चैप्टर से कि इंग्लिश की पोजीशन क्या है पूरे भारत में। नॉर्मली अपन अपने एरिया में रहते हैं, यहाँ पर हम अगर किसी से कन्वर्जन करना रहता है, किसी से बातचीत करनी रहती है तो अपन नॉर्मली हाय क्या कर रहा है, अरे कट्टे है, अट्टे आओ, ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यदि आप अपने एरिया से दूर जाते तो जैसे आप अदर स्टेट में भी चले जाते तो आई थिंक वो लोग आपकी जो लैंग्वेज है उसको समझ नहीं पाएंगे। हिंदी भाषी क्षेत्र से समझ पाएंगे, लेकिन आप किसी दूर स्टेट में चले जाएंगे जैसे तेलंगाना हो गया, इसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, जैसे बहुत से स्टेट हो गए, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, उन क्षेत्रों में यदि आप जाएंगे तो आप उनसे कम्युनिकेट सिर्फ इंग्लिश के माध्यम से ही कर पाएंगे। बाकी लैंग्वेज आपकी वहाँ पे फेल साबित हो सकती है। तो मेरा मानना ये है कि आप मेरे साथ अपनी इंग्लिश बेस्ट कर ले ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रखें। नॉर्मली अभी मैं 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वो भी ऐसे बोलते हैं सर इंग्लिश सिखा दो कैसे भी करके, बस एक बार इंग्लिश सिखा दो अपना काम हो जाएगा। तो इंग्लिश सीखना मतलब बहुत चैलेंजेस होता है, लेकिन इन चैलेंजों से गुजर कर ही हम एक हीरा बन सकते हैं, हम निखर सकते हैं। तो आप गुजरे इन चैलेंजों से और अपने आप को एक बेस्ट छात्राध्यापक बनाए और उसके बाद एक छात्र मतलब एक टीचर खुद को बनाए और बच्चों को इसी प्रकार हेल्प करते रहें। क्लियर। तो अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भैया इंग्लिश जो है इसको इंडिया के भारत के कोने कोने में बोला जाता है और मतलब इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है, यानी कि पूरे विश्व में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यदि आपको किसी अदर कंट्री में भी कम्युनिकेशन करना है, वहाँ के लोगों से मिलना जुलना है, तो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी ट्रेड में जाएंगे या इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी होती है। आप किसी कंपनी में अपना इंटरव्यू देंगे जाएंगे तो वो ये ज़रूर पूछेगा आपको इंग्लिश आती है या नहीं, या कितनी आती है, सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। अगर आपको लोगों से जुड़ना है, बहुत सारे दूर दराज के लोगों से जुड़ना है, तो उसके लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी। यही बातें यहाँ पे लेकर रखी और आप इनकी जो इंग्लिश में थ्योरी है इसको पढ़ लें। मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ, पूरा एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाना चाहता हूँ। ऐसे नहीं चाहता हूँ कि भाई आप बिल्कुल बोर हो जाए।
नॉर्मली गवर्नमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं उन सब में इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। लेजिस्लेटिव एंड लॉ कोर्ट, यानी कि जितने भी कानून के मतलब न्यायालय होते हैं वहाँ पर भी इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश अक्सर अपन को देखने को मिलती है। जितने भी बिजनेसेस प्लान करते हैं, कॉमर्शियल वेबसाइट होती है, कॉमर्शियल कंपनीज होती है, वो सभी इंग्लिश का यूज़ करती है, कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश में करती है। तो इस प्रकार आपको पता लग गया होगा कि आज के समय पे इंग्लिश की वैल्यू कितनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। क्लियर, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा ये जो राजगोपालाचारी थे, इन्होंने ये ऐसा चाहते थे कि भाई जो ब्रिटिश है वो क्या करे, जल्दी से जल्दी ये जो चीज़ है, मतलब जो भी इंडिया है इसको छोड़ दे और इंग्लिश को भी हमें नहीं अपनाना चाहिए या अपनाना चाहिए, या फिर इससे रिलेटेड कुछ सच झूठ ऐसे कुछ हुए थे, उससे संबंधित हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई आज के समय हमें इंग्लिश को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और इंग्लिश सीखने का पूरा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के आयोग आए थे, कमीशन आए थे, उन कमीशनों ने भी इंग्लिश को रखने के लिए बहुत अच्छे रूल बनाए और इंग्लिश को स्टूडेंट की क्यूरिकुलम में भी स्थान दिया गया है। यूँ ऐसे नहीं कि इंग्लिश आपके सिलेबस से हट सकती है, नहीं हटेगी, आपको कैसे भी करके इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो उससे रिलेटेड यहाँ तक आप इसको आराम से इंग्लिश में भी इजीली रीड कर सकते हैं। बाकी काम की सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी। देखो, शुड नॉट बी कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द इंडियन क्यूरिकुलम, यानी कि भारत का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में से हम इंग्लिश को पूरी तरीके से नहीं हटा सकते, यानी कि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। अब ये इंडिया के वो पार्ट है जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, उनको यहाँ इंडिकेट कर रखा है, आप देख सकते हैं 2001 के अनुसार ये कंडीशन दे रखी है। क्लियर, बिल्कुल। तो ये इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश की पोजीशन अगर आपको कोई पूछता है तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन मेरे समय तो आया था, आपके समय आ सकता है, पूरी संभावना है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब कुछ लोग जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, या कुछ आयोग होते हैं रिकमेंड करते हैं कि भाई एक मतलब जो मातृभाषा होती है उसको महत्व दिया जाए, और दूसरा कुछ हिंदी फॉर नॉन हिंदी रीजन, यानी कि ऐसे राज्य जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ के लोगों को हिंदी सिखाई जाए। इसके अलावा इंग्लिश को ऑप्शनल रखा गया है यहाँ पे, और हिंदी रीजन में इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर आप बड़े आराम से देख सकते हैं, व्यवस्थित तरीके से बता रखी है। उसके अलावा कुछ फॉर्मूला दे रखा है। सबसे पहले 3 लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन हमें अक्सर देखने को मिलता है। फर्स्ट लैंग्वेज में अपन मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज या फिर कुछ ऐसे मिक्सचर लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। सेकंड लैंग्वेज में अपन को या तो हिंदी सिलेक्ट करनी पड़ेगी या इंग्लिश सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और थर्ड लैंग्वेज में अपन को मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज या फिर यूरोपियन कोई भी लैंग्वेज अपन को प्रोवाइड करानी पड़ेगी जो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इस प्रकार हम ऐसे कह सकते हैं कि अपने क्यूरिकुलम में इंग्लिश को बहुत अच्छे से महत्व दे रखा है। ये बात आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, 1964 में एक आयोग आया था जिसका नाम है कोठारी कमीशन, है ना। और तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि डीएस कोठारी जो है इन्होंने इस पर काम किया था और 1966 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सरकार को सौंप दी थी। तो इन्होंने जो भी कहा था वो यहाँ पर लिख रखा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें। इसमें यही बता रखा है कि भैया इंग्लिश का क्या वैल्यू है और किस प्रकार हम इंग्लिश को अपने क्यूरिकुलम में ऐड कर सकते हैं। तो इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था हम उसकी बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला है, सबसे पहली बात है मदर टंग यानी मातृभाषा जो होती है उसको हम बहुत ज़्यादा महत्व देंगे। उसके अलावा एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी जो सरकार के लिए यूजेबल होगी और वो भी हम पूरे इंडिया में लोगों को सर्वाइव करेंगे। उसके अलावा एक मॉडर्न या फॉरेन लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें कोठारी कमीशन के अनुसार कही गई थी और इनको इंक्लूड करके हम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को पूरे इंडिया में स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कोठारी कमीशन के बारे में। कोठारी कमीशन कंपलसरी आपके एग्जाम में आता है, इसको स्टार बना लेना, कोठारी कमीशन को स्टार बना लेना। ये इसमें कुछ काम की चीज़ है नहीं है, इस पेज में भी कुछ काम की चीज़ है नहीं है। मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, अपन वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी पढ़ने को तो बहुत कुछ होता है, हमें वही पढ़ना चाहिए जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी कोई काम का नहीं स्टूडेंट, इसमें फालतू की रामायण दे रखी है।
आप इसको पढ़कर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर अच्छी बात है कि मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप बुक से भी पढ़ते हैं तो इन चीज़ों को स्किप कर देना, यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता है। मैंने जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था तो यहाँ से कुछ नहीं आया था, और पुराने पेपर में भी यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन आए हुए थे। यस। अगला है होमवर्क इन ए फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज के थ्रू किस प्रकार स्टूडेंट को वर्क दिया जाता है और किस प्रकार इंग्लिश यूजेबल होती है। तो इंग्लिश की यदि हम बात करें तो टीचिंग और नॉट ए टेस्टिंग। हाँ, इंग्लिश क्या है? टीचिंग, यानी कि इंग्लिश को हमेशा सिखाया जाता है बच्चों को। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत सारा ओरल वर्क देना चाहिए, इसके अलावा होमवर्क देना चाहिए, असाइनमेंट देना चाहिए, कुछ नई नई चीज़ें इंक्लूड करके देना चाहिए, और बहुत अच्छे मटेरियल स्टूडेंट को प्रोवाइड करने चाहिए। और इससे स्टूडेंट में सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा और वो अच्छे से एक्सरसाइज करेगा, और आई थिंक उसकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट, लिखने के लिए बच्चे को अच्छे से प्रैक्टिसेस करवाई जानी चाहिए। स्टूडेंट टाइम रिजर्विंग द टोट मटेरियल, यानी कि जितना टाइम है उस टाइम में अच्छा मटेरियल स्टूडेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। हैंड राइटिंग बच्चे को अच्छी करवानी चाहिए इंग्लिश में। उसके अलावा बच्चों को अच्छे अच्छे फैक्ट्स और आइडिया इंग्लिश में बताना चाहिए, और इस प्रकार बच्चा अपनी जो रिकमेंडेशन है या ऐसे कह सकते हैं अचीवमेंट है उसको गेट कर पाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि फॉरेन लैंग्वेज में स्टूडेंट को किस प्रकार होमवर्क दिया जाता है। शायद इससे रिलेटेड प्रश्न एक दो पेपर में था, इसीलिए मैंने इसको कवर कर रखा है। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं, इसमें कोई काम की चीज़ है ही नहीं तो बात करेंगे ही नहीं। यस, आप मेरे को कमेंट में तब तक ये जरूर बता दें कि भैया आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप राजस्थान से हैं या आउट ऑफ राजस्थान से, और राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट से, या आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं आपको कौन सी कॉलेज मिली है, और क्या आपने रीट की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसी कुछ चीज़ें आप मेरे को जरूर बताएं ताकि थोड़ा सा आपका मुझ में और मेरा आप में इंटरेस्ट बना रहे। तो यहाँ पर इस पे कुछ काम का नहीं है, काम का है जो इस पेज पर है। ये प्रश्न आपके पेपर में 101% आएगा, इसको स्टार कर दो, है ना। 1 2 3 4 5 स्टार लगा देना इस पर। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है क्या प्रश्न ये पूछा जाता है एनसीएफ 2005 क्या है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर आपको क्या बताना है। इंडिया की यदि हम बात करें तो बहुत बड़ा कंट्री है, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, और बच्चों को इंग्लिश सीखने में बहुत सारी दिक्कत आती है, और सभी लोगों के दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ होते हैं लैंग्वेज के रिलेशन में। इसीलिए इंडिया में जितना इंग्लिश को महत्व दिया जाता है उसका हिंदी को भी देना चाहिए, जितना हिंदी को दिया जाता है उतना इंग्लिश को ही दिया जाना चाहिए। तो इसका लैंग्वेज डेवलपमेंट करने के लिए यानी कि इस एनसीएफ को लाया गया, और इसमें कुछ ऐसी लैंग्वेज सिलेक्ट करके रखी गई जो लोग सीख सकें। फॉरेन लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, हिंदी लैंग्वेज को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। इसमें बताया गया है कि प्री प्राइमरी लेवल पर, यानी वे बच्चे जो पहली दूसरी में पढ़ते हैं उनको हिंदी में पढ़ाया जाए, और वहाँ पे कोई इंग्लिश कंपलसरी है नहीं है। पहले 2 साल में बच्चों को सिर्फ हिंदी में पढ़ाओ, उसके बाद बच्चों को क्या पढ़ाओ, तुम इंग्लिश पढ़ाओ। लेकिन ऐसा नहीं बोला गया है कि भैया आप इंग्लिश को बिल्कुल बैन ही कर दो, नहीं। आप फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को इंग्लिश में पढ़ा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप हिंदी में पढ़ाओ तो अच्छा रहेगा। लेकिन इंग्लिश को बैन नहीं किया गया, ये एनसीएफ कहता है। क्लियर बिल्कुल। इसके अलावा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि बच्चे ने कौन सा मीडियम सेलेक्ट किया है। शुरुआत में बच्चे कौन सा मीडियम लेते हैं, मातृभाषा में पढ़ते हैं या किस में पढ़ते हैं। भले इंग्लिश मीडियम लिया है तो ऐसे नहीं कि उसको हिंदी नहीं पढ़ाया जाएगी, हिंदी में भी उसको बराबर महत्व दिया जाएगा। तो ये एनसीएफ का पूरा फ्रेमवर्क है, और उससे रिलेटेड पूरा सिस्टम दे रखा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द सिलेबस ऑफ गाइडेंस ऑफ राजस्थान प्राइमरी लेवल, इसको भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। मैंने इसको पढ़ रखा था, तो आप इसको एक बार नज़र घुमा लें, आराम से पढ़ लें, नोट्स में मिल जाएगा। अब ये चैप्टर तो हो गया खत्म। अब बचते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, हर साल पूछा जाता है। प्रश्न ये है कि व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी कि वर्तमान समय में अंग्रेजी की क्या स्थिति है। तो आप ये लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था शुरुआत में बताया था, तो उसको आप अच्छे से देख लें, या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को बार बार 2-3 बार देखेंगे तो पता लग जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश को सेकेंडरी क्यूरिकुलम में किस प्रकार जगह दी गई है, तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। अगला है नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी अंग्रेजी के राष्ट्रीय महत्व के बारे में भी आप बताएं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि अंग्रेजी का राष्ट्रीय महत्व क्या है, नेशनल लेवल पर इंग्लिश किस प्रकार इंपॉर्टेंट है, मातृभाषा का क्या महत्व होता है, और इसके बारे में भी आप बड़े आराम से बता सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये मैंने सारी चीज़ें
जो इम्पोर्टेंट थी आपको बता दें। इसके अलावा कोठारी कमीशन और एनसीएफ 2005 आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। अगर टाइम मिला तो मैं आपके लिए और अच्छी क्लासेस लेके आऊँगा जिसमें एनसीएफ और इनको कोठारी कमीशन को और क्लियरिफाई कर दूँगा। क्लियर बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने आपको आज लेसन नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे जिसमें बता रखा है स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कोर्स इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के लिंक आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे या फिर हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो यहीं तक थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको ये लेसन कवर करा दिया है कंप्लीट। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।